जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रहेगी, जिसके अंतर्गत हम सल्तनत काल के अंतिम दो राजवंश सैयद वंश और लोदी वंश को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सैयद वंश और लोदी वंश की अगर हम बात करें तो इन दोनों का सम्मिलित रूप से टाइम पीरियड रहा है 1414 से 1526 ईस्वी तक। अब बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश का टाइम पीरियड है 1414 से 1451 ईस्वी तक, और इसका जो संस्थापक है वो है खिज्र खान नाम का व्यक्ति, ठीक है, जिसका आप पोर्ट्रेट यहाँ देख सकते हैं। दूसरा वंश है अंतिम वंश लोदी वंश, और लोदी वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1451 से 1526 ईस्वी तक, और इसका जो संस्थापक है वो है बहलोल लोदी। अब हम यहाँ से पहले पढ़ेंगे सैयद वंश को और उसके बाद पढ़ेंगे लोदी वंश को, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सैयद वंश को देखते हैं। तो सैयद वंश के बारे में जानते हैं कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो खिज्र खान ने की, और इसका टाइम पीरियड कब है 1414 से 1451 ईस्वी तक है। अब हम थोड़ा सा पीछे अगर चल के देखें तो जो इससे पहले राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था उसका टाइम पीरियड था 1412 तक। अब 1412 और 1414 के बीच में 2 साल का साथियों अंतर आ रहा है। तो इस 2 साल में दिल्ली सल्तनत पर एक व्यक्ति शासन कर रहा था जिसका नाम था दौलत खां, ठीक है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो दौलत खां को खिज्र खां ने क्या कर दिया, हत्या कर दी इसकी, और दौलत खां का चैप्टर क्लोज करके खिज्र खां वहाँ का शासक बन गया। तो इस तरह से 1414 ईस्वी में दौलत खां को मारकर खिज्र खां शासक बन गया और एक नए राजवंश की स्थापना कर दी जिसको हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं, और इसका शासनकाल रहा है पूरा इस सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी तक। अब आपको पता चल गया साथियों कि खिज्र खां किस प्रकार से संस्थापक बना, किसको मारा और कैसे अपने सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं सैयद वंश के बारे में, आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश टाइम पीरियड हमने देख ही लिया है 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो सैयद वंश के बारे में आप मेन चीज़ ये याद रखिए कि खिज्र खां इसका संस्थापक था। खिज्र खां ने इस वंश की नींव डाली, और ये एक ऐसा राजवंश रहा है जिसमें न तो साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार हुआ है और ना ही प्रशासनिक सुधार ज़्यादा हुए हैं। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण काम ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 4 प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। 4 प्रमुख शासकों ने क्या किया है, शासन किया है। सबसे पहले तो इसका संस्थापक ही है खिज्र खां। उसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों एक और इसका मुबारक शाह इसका पुत्र, उसके बाद मोहम्मद शाह, और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो इस प्रकार से 4 शासकों ने क्या किया है, शासन किया है। अब हम इसको स्लाइड पर देख लेते हैं। तो 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अधिकार किया और एक नए वंश की नींव डाली जिसे हम सैयद वंश के नाम से जानते हैं। इस काल में खिलजियों की तरह ना तो साम्राज्य का विस्तार हुआ और ना ही तुगलकों की तरह व्यापक प्रशासनिक सुधार हुए। ना तो साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, ना ही कोई प्रशासनिक सुधार हो रहा है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से सैयद वंश से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा सबसे ज़्यादा कि इस वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था खिज्र खां, ठीक है। और 37 वर्ष के शासनकाल में कुल 4 शासक हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो शासक थे ये अपने आप को मोहम्मद साहब के वंशज बताते थे, ठीक है। ये अपने आप को क्या मानते थे, मोहम्मद साहब के वंशज मानते थे। अब बात करते हैं साथियों इसके संस्थापक की, इसके प्रमुख शासकों की। तो सबसे पहले इसके संस्थापक खिज्र खां के बारे में जान लेते हैं। तो जो खिज्र खां था ये सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। एक बार साथियों आपने सुना होगा तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जब तैमूर भारत पर आया था, तैमूर ने भारत को, पूरे दिल्ली सल्तनत को
बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई थी, और लूटपाट करके जब वो वापस जा रहा था तो खिज्र खां नाम के व्यक्ति को वो मुल्तान का गवर्नर बना गया था। अब काफ़ी दिन तक तो ये मुल्तान का गवर्नर रहता है, लेकिन जब इसे पता चलता है, दौलत खां जब भारत पर शासन कर रहा होता है कि दिल्ली सल्तनत बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, तो ये खिज्र खां क्या करता है, दौलत खां पर अटैक करता है, उसे हरा देता है, उसे पराजित कर देता है और खुद शासक बन जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या था, तैमूर इसे सौंप के गया था एक उत्तराधिकार के रूप में, एक गवर्नर नियुक्त करके गया था मुल्तान का। तो साथियों, तैमूर का एक बेटा था शाहरुख। तो शाहरुख का ये खुद को वो समझता है केवल प्रतिनिधि, ये खुद को केवल शाहरुख का प्रतिनिधि बताता है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और इस वंश के संस्थापक यानी कि खिज्र खां के बारे में जान लेते हैं। तो जो खिज्र खां का टाइम पीरियड है वो रहा है 1414 से 1421 ईस्वी तक। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सैयद वंश है उसका संस्थापक खिज्र खां था, और इसके साथ ही ये सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक भी था। साथियों, आपको पता ही है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, पूरे दिल्ली सल्तनत को हिला दिया था, लूट के ले गया था। जब वो लूट करके भारत से वापस जा रहा था तो इसने खिज्र खां को मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। तो ये खिज्र खां को छोड़ गया था, मुल्तान का गवर्नर बना। खिज्र खां मुल्तान पर शासन कर रहा था, वहाँ के गवर्नर के रूप में शासन चला रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि दौलत खां बहुत ही कमज़ोर है और दिल्ली सल्तनत अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर देता है, दौलत खां की हत्या कर देता है और ख़ुद वहाँ का शासक बन जाता है, नए वंश की स्थापना कर देता है जिसको सैयद वंश नाम दिया जाता है। ठीक है, तो साथियों, बात करते हैं, क्योंकि ये तैमूर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, इसीलिए तैमूर का जो बेटा है ना, शाहरुख खान, तो ये खुद को शाहरुख का एक प्रतिनिधि मानता है और ये कभी भी खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित नहीं करता। तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान और पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि एक उपाधि इसने धारण की, रैयत आला। रैयत होता है किसान, यानी कि किसानों का नेता। रैयत आला का मतलब है किसानों का नेता। ये खुद को रैयत आला कहता था, अर्थात किसानों का नेता कहता था। और इसने खुद को तैमूर का मातहत भी कहा। यह स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। ठीक है साथियों, ये था खिज्र खां। खिज्र खां के बाद इसका पुत्र बनता है शासक मुबारक शाह। और जो मुबारक शाह है वो एक योग्य सेनाध्यक्ष था। उसने कई सारे विद्रोहों का दमन किया, उसने सिक्के भी चलाए। यमुना नदी के किनारे उसने एक शहर बसाया, मुबारकाबाद। ठीक है साथियों, और उसने एक किताब भी लिखवाई, तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अगला शासक है मुबारक शाह। 1421 से 1434 तक इसका शासनकाल रहता है। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान की उपाधि धारण करके शासक बना। यानी कि इसके पिता खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, वो खुद को केवल रैयत आला कहता था। ठीक है, लेकिन मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। मुबारक शाह एक योग्य सेनाध्यक्ष था। उसने अनेक विद्रोहों का दमन किया। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के भी जारी किए, सिक्के भी चलवाए। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की, एक शहर, एक नगर बसाया मुबारकाबाद। मुबारक शाह ने तारीख़ मुबारक शाही के एक लेखक था याहिया बिन अहमद सर हिंदी। ये एक ही नाम है साथियों, यहाँ से यहाँ तक, याहिया बिन अहमद सर हिंदी को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि इसने मुबारक शाह के लिए क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, तारीख़ मुबारक शाही। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। और 1434 ईस्वी में क्या हुआ, मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। और जब मुबारक शाह मारा गया तो उसके बाद जो अगला सुल्तान बनता है साथियों, वो बनता है मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह कौन था, तो मोहम्मद शाह मुबारक शाह का पुत्र नहीं था। मुबारक शाह का तो कोई पुत्र था नहीं, इसलिए अमीरों ने क्या किया, मोहम्मद शाह नाम के व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दिया। और ये जो मोहम्मद शाह था, ये मुबारक शाह का एक भाई था फरीद खां, उस फरीद का बेटा था। ठीक है साथियों, तो आगे इसको भी देख लेते हैं। अगला शासक है मोहम्मद शाह। 1434 से 1445 ईस्वी तक ये शासन करता है। यहाँ आप इसका पोर्ट्रेट देख सकते हैं। मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसलिए अमीरों और सरदारों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया। मोहम्मद शाह मुबारक शाह के भाई फरीद का पुत्र था। सुल्तान मोहम्मद शाह ने
बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि से विभूषित किया। साथियों, बहलोल लोदी मोहम्मद शाह के समय से ही है। ठीक है, आगे ये एक नए लोदी वंश की स्थापना करेगा। आप इस पर थोड़ा सा, जैसे हम स्लाइड पढ़ते चलते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। यह एक असफल शासक सिद्ध हुआ। इसके समय से ही सैयद वंश का पतन होना आरंभ हो गया। मोहम्मद शाह के समय से क्या हुआ, सैयद वंश का पतन होना शुरू हो जाता है और यहीं से बहलोल लोदी मजबूत होता चला जाता है। ठीक है, और इतना मजबूत हो जाता है कि अंतिम शासक जो अभी आएगा, जिसे हम पढ़ेंगे, अलाउद्दीन आलम शाह, उसके समय में बहलोल लोदी की इस सुल्तान से ज़्यादा चलती है। सुल्तान बहुत कमज़ोर होता है और वो एक मुख्य सेनाध्यक्ष होता है और उसकी बहुत ही पावर होती है। और बहलोल लोदी आगे अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि अगला शासक है, उसे मारने का षड्यंत्र रचता है। ठीक है साथियों, लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह भी बुद्धिमान था, बहुत ही बुद्धिमान था। बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी बुद्धिमान था। जब ये बुद्धिमान था तो इसने एक ऐसा काम किया कि खुद को बचा पाया। अब कैसे बचा पाया वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं अगला शासक अलाउद्दीन आलम शाह। और इसका टाइम पीरियड होता है 1445 से 1451 ईस्वी तक। तो साथियों, जो अलाउद्दीन आलम शाह है ये भी बहुत बुद्धिमान है और इसे कहीं से भनक लग जाती है कि जो बहलोल लोदी है वो इसको मारने वाला है और इसको मारने के बाद दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा करने वाला है। तो जब ये बात इसको पता चल जाती है और साथ ही ये भी जानता है कि दिल्ली सल्तनत का ढांचा, राजनीतिक ढांचा, आर्थिक ढांचा बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और सल्तनत बहुत ही कमज़ोर है इस समय। तो ये क्या करता है, बहलोल लोदी को बुलाता है दरबार में और बहलोल लोदी से बात करता है। बहलोल लोदी से इसकी लंबी वार्ता होती है और लंबी वार्ता के बाद ये उसे मना लेता है कि तू यहाँ का शासक बन जा, तू दिल्ली सल्तनत को संभाल। तो बहलोल लोदी को ये बताता है कि आपने हमारे दरबार में, आपने हमारे राज्य में बहुत कुछ सेवा की है, हम आपसे बहुत खुश हैं और आप एक बहुत ही कुशल व्यक्ति हो। ये बहलोल लोदी से बहलोल लोदी की तारीफ़ें करता है। बहलोल लोदी इसकी तारीफ़ें सुन के थोड़ा हक्का बक्का हो जाता है कि ये मुझसे ऐसे तारीफ़ें क्यों कर रहा है। वो कह रहा है, अरे नहीं, आप तो सुल्तान हो, आप बताइए क्या बात है, कैसे। तो ये कहता है अलाउद्दीन आलम शाह बहलोल लोदी से कि आपको मेरी एक बात और माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने हमेशा हमारी सेवा की है, बहुत अच्छे से आप रहे हैं, आपका समर्थन हमेशा हमारे साथ रहा है। तो एक बात तुम ज़रूर मेरी मानोगे और मना नहीं करोगे। बहलोल लोदी कहता है, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए तो सही क्या बात है। तो ये बताता है कि आप दिल्ली सल्तनत को संभालिए, आप यहाँ के सुल्तान बन जाइए। मैं इससे परेशान हो गया हूँ, तंग आ चुका हूँ और मैं इसे कर नहीं पा रहा। अब बहलोल लोदी एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि यार मैं तो इसे मारने का षड्यंत्र कर रहा था, इसे मारना चाहता था और ये खुद ही सिंहासन को मुझे सौंप रहा है, ऐसा क्यों। अब ये सब करके बहलोल लोदी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो शुरुआत में तो वो मना करता है कि नहीं नहीं, आप सुल्तान हैं, आपकी सल्तनत है, आप देखिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन बाद में फिर एग्री हो जाता है जब अलाउद्दीन आलम शाह उससे विनम्रतापूर्वक कई बार बोलता है। तो फिर बहलोल लोदी इससे पूछता है कि अगर मैं सुल्तान बन जाऊँगा तो आप क्या करोगे। तो ये बोलता है, भाई मुझे ये सब ज़्यादा रास नहीं यार, मैं यहाँ से बदायूं चला जाऊँगा और बदायूं की देखभाल करूँगा। तो होता भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ से बहलोल लोदी शासक बन जाता है अलाउद्दीन आलम शाह के बाद। और अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में जाकर अपने जीवन के जो आखिरी समय है उसको गुजारता है, व्यतीत करता है। तो अब इसे स्लाइड पर देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करता है और गद्दी पर बैठ जाता है। आलम शाह भी एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था। ये बहुत बुद्धिमान, लेकिन एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है क्योंकि ये अपनी योग्यताओं के दम पर सल्तनत में कुछ भी सुधार या कुछ भी अच्छा परिवर्तन नहीं कर पाता है। 1447 ईस्वी में आलम शाह बदायूं चला गया और वहीं रहने लगा। आलम शाह की अनुपस्थिति में बहलोल लोदी दिल्ली आया और सिंहासन पर बैठ गया। बैठ है साथियों, ठीक है। आलम शाह ने बहलोल लोदी के गद्दी पर बैठने पर कोई आपत्ति नहीं की। आपत्ति क्या, उसने तो बैठाया ही था, मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो 1476 ईस्वी में आलम शाह की बदायूं में ही मृत्यु हो जाती है साथियों। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो शासन है सैयद वंश का, ये बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही बहलोल लोदी तो गद्दी पर बैठ गया था। तो जिस समय बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है उसी समय से वो
नए वंश की शुरुआत कर देता है लोदी वंश की। तो ये हमने सारे इम्पोर्टेंट शासकों को, चारों इम्पोर्टेंट शासकों को जो सैयद वंश के थे उनको पढ़ लिया है, सैयद वंश के बारे में जान लिया है। सबसे पहले खिज्र खां, उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। ये चारों शासक शासन करते हैं और यहीं आके सिमट जाता है सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद बहलोल लोदी एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसको हम लोदी वंश के नाम से जानते हैं। तो अब थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं लोदी वंश के बारे में। ठीक है साथियों, अब हम लोदी वंश को देख लेते हैं। तो लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है और लोदी के बाद मुगल काल यहाँ से शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि पूरे सल्तनत काल का सबसे जो आखिरी या अंतिम वंश है वो है लोदी वंश। तो बात करते हैं कि सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में जो अंतिम वंश है वो है लोदी वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश। अब बात करते हैं कि लोदी थे कौन, लोदी वंश वाले। तो ये मूलतः अफगान थे। इनसे पहले साथियों हम खिलजियों को भी पढ़ चुके हैं कि वो भी अफगान थे, लेकिन वो मूलतः तुर्क थे। ठीक है, तो ये विशुद्ध रूप से अफगानी थे। इनके जो पूर्वज थे वो घोड़ों का व्यापार किया करते थे, भारत और अफगान के बीच में वहाँ से घोड़े खरीदते थे और यहाँ पर बेचते थे। ठीक है, तो इनका संबंध अफगानों की साहूलेख शाखा से था और इनके पूर्वज घोड़ों के व्यापारी थे, घोड़ों का व्यापार करते थे। लोदी वंश में कुल 3 शासक हुए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। एक बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है साथियों, तो लोदी वंश के 3 ही शासक हैं। बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक है, उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसके शासकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे बहलोल लोदी के बारे में जो कि इसका संस्थापक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहलोल लोदी जो इसका शासन रहता है वो रहता है 1451 से 1489 ईस्वी के बीच। तो ये बहलोल लोदी का पोर्ट्रेट देख सकते हैं। तो बहलोल लोदी जिस समय दिल्ली की सत्ता पर बैठा उस समय दिल्ली की सत्ता बिखरी हुई और अराजकता का माहौल था। ठीक है, तो अराजकता और विद्रोह की परिस्थितियों में बहलोल लोदी दिल्ली का शासक बना, परंतु वह बुद्धिमान, दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ था। अब बात करते हैं जो बहलोल लोदी है कि भाई ये था कौन पहले। तो जिस समय सैयद वंश का शासन चल रहा था उस समय है सरहिंद नामक एक जगह, सरहिंद का सूबेदार था। ठीक है, तो बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। अफगानों का समाज कहता था समता मूलक था। अब समता मूलक का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को समान समझा जाता था। जैसे आजकल आप जानते हैं जो पढ़ी लिखी फैमिली होती हैं बहुत ही अच्छी, और ज़्यादातर हमारे यहाँ तो इंडिया में बिना पढ़े लोग भी होते हैं, वो भी बड़े लोगों का आदर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की चाय लाएं और वहाँ 10 लोग बैठे हैं तो सबसे पहले चाय किसको देना पसंद करते हैं, जो सबसे बड़ा हो, फिर उसके बाद छोटा, फिर ऐसे करके हम सब लोग करते हैं, यानी कि वरिष्ठता को वरीयता दी जाती है। लेकिन समतामूलक समाज में मतलब सभी लोगों को समान समझा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता था बहलोल लोदी के शासनकाल में, जब इनका समाज समतामूलक था उस समय जो सुल्तान होता था, सब समान है लेकिन फिर भी सुल्तान को उन समानों में प्रथम माना जाता था। ठीक है साथियों, बहलोल लोदी अपने अमीरों का हमेशा स्वागत करता था और अपने सिंहासन का प्रयोग कभी नहीं करता था। जो बहलोल लोदी था वो बहुत ही अलग टाइप का इंसान था। ये क्या करता था, हमेशा कालीन पर बैठता था। जो भी अमीर आ रहा है या कहीं भी जा रहा है किसी काम से, राज्य के काम से, तो उस अमीर को बाहर तक ड्रॉप करता था। अगर कोई आ रहा है तो उसका स्वागत करता था, खुद घोड़े की लगाम पकड़ता था, अमीरों को उतारता था और उतारने के बाद क्या करता था, उनको जहाँ बैठना होता था वहाँ बैठाता था। इवन इतना था चाय पानी भी करा देता था, अपने हाथ से उठा के दे भी देता था। इतना ज़्यादा ये मिला जुला रहता था अपनी पूरी फैमिली से, यानी अपने बड़े बड़े अधिकारियों से, अपने अमीरों से, अपने सरदारों से इतना घुला मिला हुआ था। हालांकि इसका जो बेटा है आगे सिकंदर लोदी, वो इसकी इस बात से सहमत नहीं था और उसने कई बार अपने पिता से बात भी की कि पापा आप क्या करते हो, सुल्तान का मतलब कुछ तो होता है, ये अमीर सरदार जितने भी हैं इनसे कद थोड़ा तो ऊपर रहना चाहिए, इनको आपकी सेवा करनी चाहिए, न कि सुल्तान को अमीर और सरदारों की सेवा करनी चाहिए। तो बहलोल लोदी क्या कहता है कि भाई ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही कर पाता हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकता। जब
तू शासक बने तो तेरी मर्जी हो वैसा करियो। ठीक है, तो ऐसे करके बहलोल लोदी कैसा था कि ये अपने अमीरों का हमेशा स्वागत करता था, कभी सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था, हमेशा कालीन पर बैठता था, अपने अमीर सरदारों को पानी तक पिला देता था, घोड़े वोड़े को इधर उधर कर देता था, बहुत ज़्यादा घुला मिला रहता था। तो ये था बहलोल लोदी और इसी तरह से ये अपना शासन चलाता था और इसके समय में जो अमीर और सरदार थे वो काफ़ी मिले जुले और खुश रहते थे। ठीक है साथियों, अब आगे क्या होता है देखते हैं। तो साथियों, ये जो बहलोल लोदी है ये अपने अमीरों को मसनद आली कहकर पुकारता था और इसने एक बार जौनपुर का एक शासक था, सरकी शासक हुसैन शाह को हरा दिया और जौनपुर को फिर से अपने राज्य के अधीन कर लिया। ठीक है, और बहलोल लोदी ने चांदी के सिक्के चलाए जिनको हम बहलोली सिक्के बोलते हैं, बहलोली नामक चांदी के सिक्के चलाए और ये सिक्के मुगल काल तक मान्य थे। एक बार बहलोल लोदी ग्वालियर अभियान करके वापस आ रहा था और वापस आते समय बहलोल लोदी क्या हो गया, बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 दिल्ली आते समय इसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से बहलोल लोदी का अंत हो गया। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी शासक बनता है और सिकंदर लोदी जैसा कि अपने पिता से पहले ही कहता था कि आप सुल्तान हो, सरदारों और अमीरों से अपना कद थोड़ा उच्च करके रखा करें, वो वही काम करता है। जब ही वो अपना राज्याभिषेक कराने वाला होता है तो वो कुछ अपने खास लोगों से बोल देता है कि भाई मेरे लिए सिंहासन की व्यवस्था की जाए और उसके लिए सिंहासन की व्यवस्था की जाती है और अपने बहुत ज़्यादा भरोसेमंद लोगों से ये भी कहता है कि मेरे पिताजी तो सबसे मिल के रहते थे, अमीरों से सरदारों से, जब मैं सिंहासन पर बैठूं तो आप लोगों को सारे दरबार में जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सब पर नज़र करनी है कि कौन कौन सा खुश हो रहा है और कौन कौन सा ना खुश हो रहा है और हम इन लोगों की लिस्ट बनाएंगे और उसी के हिसाब से आगे चलकर इनका ट्रीटमेंट करेंगे। और ऐसा ही होता है, जब सिकंदर लोदी अपना राज्याभिषेक कराता है तो उसके लिए सिंहासन की व्यवस्था की जाती है और जब सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठता है तो जो उसके दरबारी जन हैं कई भागों में बढ़ जाते हैं। एक धड़ा वो होता है जो बहुत खुश होता है कि भाई सिंहासन तो होना ही चाहिए, इसका थोड़ा सा कद तो सुल्तान का ऊंचा होना ही चाहिए अमीर और सरदारों से। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी होता है जो ये कहता है कि इसका बाप तो हमारे साथ बैठता था, हमेशा साथ बैठ के बातचीत करता था और कितना मिला जुला रहता था, और अब ये कल का छोरा हमारे सामने इतना ऊंचा बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा। तो यानी कि एक खेमा नाराज़ था और एक खेमा खुश भी था। ठीक है साथियों, चलो अब इसे अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। सिकंदर लोदी और ये शासन करता है 1489 से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा और इसकी मां एक हिंदू थी, इस कारण अमीर इसे सुल्तान मानने में संकोच करते थे। इसने सिंहासन का प्रयोग आरंभ किया, इसने सुल्तान के पद को गर्मा में बनाया। जैसा कि आपको पता है, बहलोल लोदी कालीन पर बैठता था, अमीरों और सरदारों के साथ बातचीत करता था, यानी कि उसने सुल्तान के पद की गरिमा को गिराया था। और बाद में जब सिकंदर लोदी आया तो इसने सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ा दिया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। अब साथियों, सिकंदर लोदी की माँ एक हिंदू महिला थी, तो जिस तरीके से आपने फिरोज शाह को पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक को, उसकी भी माँ हिंदू महिला थी। तो उसके जो मुस्लिम लोग थे शासन के दरबारी जन, वो बुरा न माने इसलिए उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। वही काम सिकंदर लोदी ने किया था, अपने विद्वान लोगों को बुलाया और उससे पूछा कि भाई क्या है, कैसा मैसेज है जनता के बीच। तो उन्होंने कहा कि आपकी माँ हिंदू महिलाएं, इस कुछ लोग आपको शासक मानना नहीं चाहते क्योंकि ऐसा लगता है कहीं आप हिंदुओं का फेवर तो नहीं करोगे। तब ये क्या करता है, ये बोलता है अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, ये कुछ बहुत बेकार काम करता है जो इसे नहीं करने चाहिए थे। ये ज्वाला देवी के मंदिर को तोड़वाता है, ज्वाला देवी की प्रतिमा को तोड़वा कर मंगाता है और उसे कसाईयों के बीच बांट देता है कि आप इस पर रख के आराम से मांस काटिए। ठीक है, और ये जो पुरी का मंदिर है उसे भी तोड़वा देता है। ऐसे हिंदू विरोधी कार्य करता है और उसके बाद भी और क्या करता है, एक ब्राह्मण, उस समय का जो वरिष्ठ ब्राह्मण था, उसे दरबार में बुलाता है और उससे पूछता है बताओ, उससे काफ़ी देर की चर्चा पर चर्चा करता है। फिर बोलता है अंत में कि बताओ कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण बोलता है कि मानवता का धर्म सबसे श्रेष्ठ है। ये बोलता है नहीं, मानवता का धर्म श्रेष्ठ नहीं, आप अच्छे से बताइए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। तो वो यही कहता है कि भाई सारे धर्मों में सबसे उच्च धर्म होता है अच्छी मानवता का, उच्च विचारों का धर्म।
फिर ये कहता है ऐसे नहीं, सीधे सीधे बताओ हिंदू धर्म श्रेष्ठ है या मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है, इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है। तो वो कहता है कि भाई न तो हिंदू धर्म श्रेष्ठ है न इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है, सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्मों में संभाव की दृष्टि से ही हमें रहना चाहिए। फिर ये कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है या तो हिंदू धर्म श्रेष्ठ है या इस्लाम धर्म श्रेष्ठ है। ऐसे करके ये क्या करता है, उस ब्राह्मण की हत्या करवा देता है, केवल मुस्लिम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं कट्टर मुस्लिम हूँ। ठीक है साथियों, तो ये था सिकंदर लोदी, कुछ ऐसे ऐसे काम करता है। साथियों, इसने सुल्तान के पद को गर्मा में बनाया। इसके जो अमीर थे वो शाही फरमान का भी क्या करते थे, सम्मान करते थे। जो अमीरों का कद इसके पिता यानी कि बहलो लोदी के समय बढ़ गया था, बराबर की तरह से वो बिहेव करता था, वो इसने गिराया। और इसने ये बोला कि अगर मैं शाही फरमान भी जारी करूं तो जिस भी जगह का अमीर है, सूबेदार है, कोई भी उच्च पद पर बैठा व्यक्ति है, वो मेरे फरमान का भी सम्मान करेगा, शाही फरमान का। और उसे लेने के लिए जहाँ भी वो है उसे 7 किलोमीटर पहले आएगा। जब पता चल जाए शाही फरमान आ रहा है तो अपने राज्य क्षेत्र के जहाँ का भी कोई गवर्नर है उससे 7 किलोमीटर पहले उसे रिसीव करेगा। ये इसके आदेश थे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नामक एक नए शहर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, तो ये सिकंदर लोदी की राजधानी रही थी आगरा। इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया। ये एक इसके नापने की इकाई है, भूमि को नापने की, सिकंदरी गज। गज तो आपने सुना होगा, ठीक है, वही गज है ये। तो इसने सिकंदरी गज का प्रयोग किया। साथियों, पूरे सल्तनत काल का ये एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स यानी कि जो लूट होती थी ना, उसमें हिस्सेदारी नहीं ली, खुम्स में हिस्सेदारी नहीं ली। ठीक है, और इसने क्या किया, जैसे अनाज बाहर से आता है, किसानों के पास से, राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों से आता है, तो जब शहरों में या मंडियों के पास अनाज आता है तो वहाँ चुंगी की व्यवस्था होती थी। तो इसने अनाज, फल, सब्जी, जो खाने पीने की चीज़ें होती थी उससे चुंगी कर हटा दिया था। ठीक है, तो इसने अनाज से चुंगी कर हटा दिया था। इसका जो पसंदीदा वाद्य यंत्र था वो शहनाई था। ये संगीत का, म्यूजिक का बहुत बड़ा प्रेमी था, शौकीन था। जहाँ भी म्यूजिक बजता था इसे सुनाई दे जाता था तो ये नाचने लग जाता था। इसलिए जहाँ जहाँ से इसे शादियों में के लिए इनविटेशन आते थे तो ये कहता था भाई आ तो जाऊँगा लेकिन जिस समय तक मैं वहाँ रहूँ आप म्यूजिक बंद रखें। तो लोग पूछते थे ऐसा क्यों, माने कि मुझे बहुत पसंद है, फिर मेरे से रुका नहीं जाता। तो रुका नहीं जाता ये आपका शौक है यार, फिर भी अच्छा नहीं लगता अगर एक शासक कहीं भी जाके नाचने लगे तो इसने क्या किया था कि संगीत का शौकीन होते हुए भी संगीत के जो बजाने पे प्रतिबंध लगाया था कहीं कहीं और समय के हिसाब से। ठीक है, तो साथियों सिकंदर लोदी फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। तो ये कविताएं लिखा करता था और कविताएं गुलरुखी नाम से लिखता था, यानी कि अपना नाम सिकंदर लोदी नहीं लिखता था। कविता के नीचे जो जहाँ पे कवि का नाम होता वहाँ लिखता था गुलरुखी, और गुलरुखी का मतलब होता है गुलाबी गालों वाला। यानी कि ये क्या है, पूरी सल्तनत काल का सबसे सुंदर शासक था। और सबसे बुरे शासक की बात करें तो वो था बलबन। ठीक है, सबसे कुरूप। अब इसने एक कथन और था इसका, यदि मैं अपने गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। इसने अमीरों की स्थिति को ऐसा कर दिया था कि इसका कथन था कि अगर मैं अपने किसी गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो अमीर उसे उठाने से इनकार नहीं करेंगे। इसने एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड भी दिया, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐसा था साथियों ये। और इसने बहुत सारी कुप्रथाओं का भी अंत करवाया जो मुस्लिमों में, जैसे ताजिया है, महिलाओं के मजार जाने पर इसने रोक लगा दी। इसने यमुना नदी में नदी प्रदूषित ना हो, हिंदुओं के नहाने पर रोक लगा दी, बाल बाल मुड़वाने पर रोक लगा दी। तो इसने बहुत सारी प्रथाओं को भी क्या किया, खंडित किया, उनका अंत किया। आगे देख लेते हैं। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को बंद करवाया, जैसे मुहर्रम में ताजिया निकलवाना, और महिलाओं के मजार जाने पर इसने रोक लगा दी। इसने हिंदुओं के लिए स्नान पर रोक लगा दी यमुना नदी में। ठीक है, इसने यमुना में हिंदुओं के स्नान पर रोक लगा दी और वहाँ पे बाल मुड़वाने से भी रोक दिया। इसके काल में संगीत से संबंधित एक ग्रंथ की रचना की गई, लज्जत सिकंदर शाही। इसकी रचना की गई क्यों, क्योंकि इसने एक बुक कंपाइल करवाई संगीत की, क्योंकि संगीत का बहुत बड़ा शौकीन था। इसने विद्वानों को इकट्ठा किया, संगीत के विद्वानों को, और लज्जत सिकंदर शाही एक पुस्तक को संकलित करवाया। इसने एक
तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, ये गुलाबी गालों वाला यानी कि बहुत ही सुंदर था, तो सब लोग इसे सुंदर सुंदर कहते थे। और ज्यों ज्यों इस पे बुढ़ापा की तरफ ये बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों झुर्रियाँ, बाल सफ़ेद होना, ऐसी कई सारी चीज़ें आ गई थी। तो ये क्या करता था, आयुर्वेद के नुस्खे पढ़ता रहता था, बालों को कैसे काला करें, गालों पे चमक कैसे लाएं, चेहरों को कैसे चमकाएं, होठों की लाली को कैसे बनाए रखें। तो इसने बहुत सारी औषधियों की भी जानकारी की, बहुत सारे नुस्खे सीखे इसने आयुर्वेद के। तो इसीलिए तो सिकंदर लोदी ने क्या किया, तिब्बत सिकंदरी नामक एक औषधि ग्रंथ की रचना भी करवाई। और 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। इस तरह से साथियों, सिकंदर लोदी का भी अंत हो गया। और इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा बेटा था इब्राहिम लोदी, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इब्राहिम लोदी, और ये शासन करता है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच। तो सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसे सभी अफगान सरदारों की निर्विरोध स्वीकृति मिली। इसने अपने व्यवहार से अमीरों को नाराज कर दिया। 1518 ईस्वी में इसने ग्वालियर अभियान किया और उसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसका भी एक कथन था, जैसा बाप वैसा बेटा, मेरे अमीर मेरे शाही खेमे का सम्मान करते हैं, यानी कि मेरे शाही फरमान और उनकी तो चलती क्या है, मेरे खेमे का भी सम्मान करते हैं। ये बात इसने कही थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने, ये इसका कथन था। अब आगे देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। अब साथियों, इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था, लेकिन उसकी कुछ नीतियों से उसके कुछ दरबार के लोग और अमीर, खुद उसके चाचा आलम खां नाराज थे। तो उसके चाचा आलम खां और उसका राज्यपाल दौलत खां, ये दोनों ही उसके स्वभाव से असंतुष्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए न्योता दे दिया। और उसके बाद बाबर दिल्ली पर आक्रमण करता है, और आक्रमण के बाद दोनों के बीच में पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है साथियों, और इस युद्ध में क्या होता है कि इब्राहिम लोदी हार जाता है बुरी तरह से, और बाबर यहाँ जीत जाता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का एक ऐसा शासक होता है जो युद्ध करते हुए मारा जाता है। बाकी के जो शासक होते थे वो युद्ध स्थल से 10, 12, 15 किलोमीटर दूर ही रहते थे। ठीक है साथियों, कोई भी शासक युद्ध में नहीं जाता था, और जब युद्ध का रिजल्ट आ जाता था, कोई भी आके बता देता था कि अगर हम युद्ध जीत गए तो फिर युद्ध के मैदान में जाकर अपनी अगुवाई के झंडे गाड़ते थे। अदरवाइज अगर हार जाते थे तो वहीं से वापस हो जाते थे। लेकिन जो इब्राहिम लोदी था, इससे इसके जो सैनिक थे, इसके सेनापति थे और अमीर थे, सब नफरत करते थे, संतुष्ट नहीं थे, असंतुष्ट रहते थे, नाराज रहते थे इसके व्यवहार से, क्योंकि इसका व्यवहार उन्हें खड़ूस टाइप का लगता था। लेकिन जब ये युद्ध के मैदान में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ रहा था, तब सैनिकों का व्यवहार एकदम से ही पलट गया और बोले कि आज तक पूरे सल्तनत काल में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो सैनिकों के साथ लड़ा है। यानी कि इब्राहिम लोदी को हम गलत समझते थे। इब्राहिम लोदी बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान है, भले ही उसकी नीतियाँ थोड़ी सी सख्त हैं। तब लोगों को सच्चाई पता चली और वो इब्राहिम लोदी से बहुत ही राजी हो गए। अब इसको हम अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। तो लाहौर के राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम की सेना पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हो गई। साथियों, यहीं से हम मुगल वंश को पढ़ना शुरू करेंगे। अब आगे की वीडियो में आप मुगल वंश को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, जब हम बाबर को पढ़ेंगे तब भी हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम तभी इसको एकदम से क्लियर करेंगे कि ये युद्ध कैसा रहा था और इसका परिणाम क्या था। ये तो आपने जान ही लिया कि इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था और बाबर इसमें जीत गया था। तो इस तरीके से क्या होता है, लोदी राजवंश का भी अंत हो जाता है। तो साथियों,
आज के इस वीडियो में आपने सैयद वंश और लोदी वंश दोनों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिया है। दोनों के प्रमुख शासकों को जान लिया है, उनकी नीतियों को जान लिया है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।